नमस्कार विद्यार्थियों, 8वीं कक्षा का वीडियो नंबर 30 में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हमने अप्रैल और मई के महीने में जो व्याकरण का पाठ किया था उसके तहत संधि की थी। संधि में मैंने आपको संधि का सामान्यार्थ, उसकी परिभाषा और स्वर संधि को पूरा करवाया था। स्वर संधि के सारे भेद करवाए थे। तो अब हम रुचिरा से हटकर, रुचिरा के हमारे 5 पाठ पूरे हो चुके हैं। तो अब मैं व्याकरण का ये टॉपिक ले रही हूँ, संधि। तो एक बार फिर मैं आपको याद दिलवा देती हूँ कि संधि का अर्थ क्या होता है, सामान्य अर्थ क्या है और व्याकरण की दृष्टि से उसका अर्थ क्या है और संधि होती कहाँ है, संधि विच्छेद क्या है। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो और याद कीजिए। आपको जैसे पहले समझाया था, सामान्य अर्थ क्या होता है संधि का? मेल, मिलाप। अथवा जब हम इसको व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं तो क्या कहेंगे? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से वर्णों में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। देखिए, ये परिभाषा है। आप इस परिभाषा को इस उदाहरण के द्वारा बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, हमारी परिभाषा क्या है कि जब दो या दो से अधिक वर्ण, ये दो हो गए, दो इधर हो गए तो अधिक हो गए, दो हैं या दो से ज़्यादा हैं, इनके मिलने से जो परिवर्तन होता है वही संधि होती है। देखिए, यहाँ पर क्या है? नर प्लस इंद्र है, बिल्कुल अलग है हमारा पद। लेकिन जब इसको मिलाकर हम यहाँ पर लिखते हैं तो नरेंद्र है लिखते हैं, तो ए आ गई, तो इसमें परिवर्तन हुआ ना। तो ये क्या हुआ हमारा? ये हमारी संधि हुई। और मैंने आपको ये भी स्पष्ट किया था कि संधि जब भी करते हैं, हमारी संधि में दो पद होते हैं, एक तो पूर्व पद, एक उत्तर पद। पूर्व पद का मतलब अगर आपको वैसे याद नहीं रहता तो ये समझ लो कि जो प्लस से पहले जो लिखे हुए हैं वर्ड वो हमारे क्या हैं? पूर्व पद हैं। और जो प्लस के बाद जो हमारे वर्ड हैं, जो भी शब्द लिखे हुए हैं वो हमारे उत्तर पद हैं। और संधि का जो सबसे अहम हिस्सा है कि संधि होती कहाँ है, क्योंकि देखिए इसमें दो शब्द हैं, इसमें तीन है, करेंगे कहाँ पर? तो आपको समझना है कि हमेशा संधि जो हमारा पूर्व पद का अंतिम वर्ण, यानी कि ये दो शब्द हैं, इसका जो लास्ट वर्ड है वो रह है, रह के अंदर क्या मिला हुआ है? ए मिला हुआ है। और जो उत्तर पद का प्रथम, यानी कि जो पहला वर्ड है वो क्या है हमारा? वो हमारा ई है। तो इनके मिलने से जो परिवर्तन होता है वही हमारी संधि होती है। फिर मैंने आपको बताया था कि संधि विच्छेद क्या होता है, पदों को अलग करना। फिर हमारे आए थे भेद, स्वर संधि, ये मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। अब बात आती है हमारी व्यंजन संधि की। तो प्यारे बच्चों, जो आज का हमारी वीडियो का विषय है वो है व्यंजन संधि। और जिसे व्यंजन को हम संस्कृत में हल भी बोलते हैं। ये बात ध्यान रखना, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन में ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो व्यंजन संधि को क्या कहते हैं? हल संधि भी बोल देते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, अब हम व्यंजन संधि को बहुत डिटेल में समझेंगे। ये आपको पता है कि संधि 3 प्रकार की होती है। जैसे संधि कौन सी? एक तो स्वर संधि, एक व्यंजन संधि, एक विसर्ग संधि। स्वर संधि हम कर चुके हैं। आइए, आज का हमारा जो मेन टॉपिक है, जो मेन विषय है वो है व्यंजन संधि। तो सबसे पहले आपको व्यंजन स्पष्ट होने चाहिए कि व्यंजन होते क्या हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। सबसे बड़ी पहचान प्यारे बच्चों व्यंजनों की क्या होती है? व्यंजनों के नीचे हलंत लगा होता है। क्यों? क्योंकि वो स्वरों के बगैर अधूरे हैं। यानी कि अगर हलंत नहीं लगा है तो क्या है? इसका मतलब वो स्वर से युक्त हैं। अगर उसमें से हटा दिया जाता है तो इसका मतलब है उसमें स्वर हमने निकाल दिए हैं। तो सबसे पहले व्यंजन संधि की पहचान ही यही होती है। देखिए, मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, ध्यान से देखिए। जहाँ पर भी मान लो आपके पेपर में आ जाता है सत प्लस चित, तो ये सत तय क्या है हमारा?
हलंत लगा हुआ है। इसका मतलब जब हमारा लास्ट वर्ड, हमारा अंतिम वर्ड हलंत हो जाता है तो समझ लो वो व्यंजन संधि है। तो आइए पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं, परिभाषा, फिर इसके उदाहरणों से हम समझेंगे कि व्यंजन संधि होती क्या है। ध्यान से एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिए। बिल्कुल अगर आप एक एक वर्ड को समझोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगी कि ये बताना क्या चाहते हैं। हलंत व्यंजनों का, देखिए समझो, हलंत, हमारे व्यंजन क्या होते हैं, हमेशा हलंत होते हैं, उनके नीचे हलंत लगता है। हलंत व्यंजनों का स्वरों, हमारे कोई भी स्वर आ जाएं या व्यंजनों के साथ या हमारे व्यंजन आ जाएं। कहने का मतलब क्या है कि पूर्व पद में क्या है, हमारे व्यंजन आ जाएं और उत्तर पद में स्वर आ जाएं या व्यंजन आ जाएं। उनके साथ संयोग होने पर, उनके साथ मिलान होने पर, मिलने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन कहते हैं। देखिए आप एक बार उदाहरण से समझिए, पहले इसकी जो परिभाषा बताई गई है उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगी। इन्होंने क्या कहा है कि हलंत व्यंजनों का, हलंत व्यंजन है ये, तय हमारा हलंत व्यंजन है ना, का स्वरों, स्वर हमारा यहाँ पर क्या है, चाहे कोई ई लगा हुआ है, ये हमारा स्वर है, या व्यंजनों के साथ, तो ये तय जो हलंत है ये हमारा व्यंजन है। इनके संयोग होने पर, इनके मिलने पर क्या हो जाएगा, जो परिवर्तन होगा वो होगी व्यंजन संधि। तो ये आपकी परिभाषा थी। अब व्यंजन संधि के भेद क्या हैं, वो कहाँ कहाँ पर होती हैं, तो आज सिर्फ हम इसका एक भेद करेंगे। पहला है शचुत्व। शचुत्व देखिए इसका अर्थ क्या होता है, श और चवर्ग का, इसमें 3 शब्द छिपे हुए हैं शचुत्व में, क्योंकि आज तक आपने ये पढ़ा नहीं है। संस्कृत में ऐसे ही आता है और अभी तक आपके व्याकरण में ऐसा नहीं था, लेकिन मैं आपको क्लियर करती हूँ। श का मतलब क्या, ये श हो जाना। च का मतलब च्वर्ग, अगर आप इनको अलग से समझोगे, और तय का मतलब है त्वर्ग। अब देखिए प्यारे बच्चों, समझो, जो हमारी हेडिंग है मेन, ये मैंने आपको इसका मीनिंग क्लियर किया है, इसको स्पष्ट किया है कि शचुत्व होता क्या है, कि व्यंजन में श हो जाना, किसी भी व्यंजन को, किसी भी स्वर को, च्वर्ग से त्वर्ग हो जाना, यही हमारा पहला भेद है। पहला भेद है त्वर्ग को च्वर्ग हो जाना। अब त्वर्ग क्या होते हैं, क्योंकि हमारे जो व्यंजन होते हैं उसमें वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। अब त्वर्ग का मतलब क्या है, जो तय थ द ध न वाली लाइन है, ये देखो मैंने यहाँ लिख रखा है, ध्यान से देखो, त थ द ध न। ये कह रहे हैं यदि किसी पूर्व पद में तय थ द ध न इनमें से कोई व्यंजन आ जाता है तो उसको च्वर्ग हो जाता है। च्वर्ग मतलब च छ ज झ न बन जाता है। समझने की बात है कि त्वर्ग को च्वर्ग हो जाना, कि जो हमारा त्वर्ग है तय थ द ध न, वो यहाँ मैं लिख भी देती हूँ, उसको च्वर्ग हो जाना, च छ ज झ और य हो जाना। तो देखिए आगे, क्योंकि हमारा जो मेन था वो था शचुत्व, क्योंकि यहाँ स भी दे रखा है, तो यहाँ देखो एक बार और इसकी परिभाषा पढ़िए क्या है। त्वर्ग के या स के बाद, यानी कि हमारे पूर्व पद में त्वर्ग से ये कोई भी वर्ण आ जाए, त आ जाए, थ आ जाए, द आ जाए, ध आ जाए या न आ जाए, या स के बाद, इसको मैं स के बाद आपको बाद में बताती हूँ, पहले त्वर्ग से च्वर्ग हो जाए, उसको आप ध्यान से देखो। देखिए उदाहरण समझो कि पहला नियम है हमारा कि त्वर्ग से च्वर्ग हो जाए, सत प्लस चित। अब तय हलंत है और तय क्या है, त्वर्ग का हमारा पहला ही वर्ण है, तय है, और इधर हमारा क्या है, चित।
अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा त्वर्ग है, त्वर्ग हमारा तय है, उसको चय हो जाना चाहिए, हलंत वाला। तो देखिए ये तय था, इधर क्या है, चय है, ठीक है, तो इसको चय हो जाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अब से यूं का यूं लिख दिया, हमारा ये से आ गया यूं का यूं। बदलाव किस में हुआ है, तय में हुआ है। तय को बदल कर हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है चय। लेकिन अब आप कहोगे कि चय इसके अंदर है, क्योंकि चय को अकेला नहीं लिखेंगे, इसके साथ जो हमारा उत्तर पद में है चित्त, इसके साथ जोड़ देंगे, क्या बन गया हमारा, सात चित्त। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको इतना ही समझाऊंगी, क्योंकि व्यंजन संधि थोड़ी सी स्वर संधि से थोड़ी सी अलग है। तो तब तक आप इसकी परिभाषा और जो मैंने आपको ये बताए हैं कि ये होता कैसा है, सिर्फ मैंने आज आपको त्वर्ग से च्वर्ग में बदलना, वही आपको एक एग्जाम्पल बताया है। बाकी आप अपनी कॉपी नोट इसमें बुक में देखना, बहुत सारे उदाहरण हैं, आप इनको खोल कर इनको पढ़कर देखना और प्रैक्टिस करना।